कैंसर का जो स्टार्ट होता है क्या लक्षण है जो लोग स्टार्टिंग में समझ जाएं कि ऐसा कुछ हो रहा है? शरीर की अपनी कोशिकाओं का असामान्य बेतरतीब बढ़ोतरी होने लगे और ये क्षमता अमरणशील और एक जगह से दूसरी जगह जाने की पाले, उसी को कैंसर कहते हैं। उस वातावरण में सबसे इम्पोर्टेंट 30 से 35% जो कैंसर कारण है आपका डाइट, जो हम खाना खाते हैं। तो ये आम पब्लिक कैसे समझे कि मतलब कि किसके डिफेंस सिस्टम जो है काम कर रही है और किसके नहीं कर रही है, प्रताड़ित हो रही है? बॉडी गिव सिग्नल। हर इंसान को एक सिग्नल मिलता है कि मेरी तबीयत खराब है, या जो दिनचर्या मेरी होती थी, जैसे मैं जीता था रहता था, ये कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि गड़बड़ हो रही है। हर दिन हर इंसान के अंदर कैंसर की कोशिकाएं बन रही हैं, हर दिन हर इंसान के अंदर। तो कई लोग आजकल कहते हैं कि चाय, तो क्या ये चाय भी कैंसर का कारक है? चाय, अगर भारत में जो चाय पी जा रही है, आप कहेंगे क्या ये सही है, तो मैं कहूँगा जहर है। क्या हमारे इंडिया में जो जागरूकता है कैंसर को लेकर, क्या सफिशिएंट है या और अधिक होना है? और होना है तो और इसमें क्या किया जा सकता है कि लोग कैंसर के बारे में जागरूक हो सके? भारत में कैंसर की जागरूकता नहीं है। यहाँ तक कि आम व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टरों में भी जो कैंसर के डॉक्टर हैं उनको कैंसर के बारे में जानकारी बहुत कम है। इसलिए भारत की परंपरा में आ गया कि जब कुछ न समझ में आए चाय पी लो। चाय पी लो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी टॉक विथ एसपी। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अंशुमन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमन जी के बारे में अगर मैं चंद शब्दों में बोलूंगी तो लगेगा जैसे मैं सूरज को दिया दिखा रही हूँ। डॉक्टर अंशुमन जी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन जी धर्मशिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर रह चुके हैं और मैक्स के अभी डायरेक्टर हैं। बाकी अंशुमन जी अपने बारे में, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में आपको खुद बताएंगे। डॉक्टर अंशुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हमारे दर्शक आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ऐसे तो सब आपके बारे में जानते ही हैं, पर चाहूँगी थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में लोगों को बताएं। देखिए, जीवन एक सतत यात्रा है और ये सभी के साथ है, लेकिन आम तौर पे इंसान रुक जाता है और अपनी पहचान किसी खास पहचान के तहत रख लेता है। मेरा मानना है कि अगर दर्शन को समझें, जब एक इंसान पैदा हुआ, क्या आज मैं वही इंसान हूँ? किसी सर्टेन माँ बाप का बेटा मैं वही हूँ जब पढ़ाई की, और जो आज हूँ वही हूँ? या आगे जो मैं रहूँगा क्या वही है जो आज मैं हूँ? तो एक सतत यात्रा है। इसमें रूढ़िवादिता के तहत अगर पहचान बनाना चाहें कि मेरी पहचान ये है, तो शायद जीवन के साथ इंसाफ नहीं होगा। जी अंशुमन जी, आपने ये बहुत बड़ी बात कही, लेकिन आपकी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां जब ऐसी बातें कहते हैं, इतने बड़े डॉक्टर होके, तो लगता है कि जो बड़े हो जाते हैं, एक लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, वो जमीन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। रहना ही पड़ेगा, अदब इंसान कटी पतंग हो जाएगा। डोर कट गई। आज सभी को मिट्टी से, कृषि से, अपने संस्कार संस्कृति से घृणा होने लगी। जी जी बिल्कुल। इंसान को ये समझना चाहिए, साइंस भी कहता है जेनेटिक मेमोरी, मतलब हमारे क्रोमोजोम में जो डीएनए है उसमें जो जीन आया है पूर्वजों का, चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। उसमें वही चीज़ें आपके एटीज में होगी जो जेनेटिकली आप रखते हैं। उसके ऊपर करने वाली सारी चीज़ें एक आवरण है, आप ढक देंगे, अपने आप को खो देंगे, और आप ना वो रहेंगे जो थे, ना वो बन पाएंगे जो बनना चाहते थे। उदाहरण के तौर पे, बेले का फूल अपने कुछ कहे मैं गुलाब जैसा दिखना चाहता हूँ, गुलाब कहे मैं कमल दिखना चाहता हूँ, तो ना वो तो गुलाब रहेगा ना कमल बन पाएगा। तो गुलाब को गुलाब ही रहना चाहिए, और वो बाग क्या जिसमें अनेक फूल ना हो। तो इसको ऐसे समझें कि डोंट कॉपी अदर्स, नंबर 1। नंबर 2, आप दूसरों से इंडोर्समेंट, मतलब ये मुझे अच्छा कहे तो मैं अच्छा हूँ, इसकी होड़ में ना रहें। अच्छा। और जो हमारा सिस्टम है स्वास्थ्य, इसी पे आधारित है। स्वस्थिति इति स्वास्थ्य, अपने आप में स्थित रह जाना ही स्वास्थ्य है। इसीलिए लोग अब बीमार पड़ रहे हैं कि अपने आप को भूलना चाहते हैं, एक नए पहचान को बनाना चाहते हैं, स्व में स्थित नहीं है। जी, पहचान के पीछे तो सब भाग रहे हैं कि हमारी पहचान खो रही है। हर इंसान इंडिविजुअल में यूनिक है, और इसीलिए मैं कहता हूँ डोंट लूज यू, अल्फ़ाबेट यू ऑफ YOU। आपके अंदर यूनिकनेस है, फिंगरप्रिंट आपका दूसरों से अलग है, रेटिना स्कैन आपका दूसरों से अलग है। फिर बाहरी आवरण को दूसरे की तरह क्यों बनाना चाहते हैं? चाहे लेडीज
अपने मेकअप या जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी करके करना चाहें या आडंबर के तहत पद प्रतिष्ठा को बनाना चाहें, वो क्षणिक है। लेकिन बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, एक डॉक्टर होके कि जो कॉस्मेटिक्स हैं ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, तो मतलब इन कॉस्मेटिक्स से जो कहीं ना कहीं एक शब्द आता है कैंसर, हम सब लोग कैंसर सुनते ही डर जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मतलब ये कैंसर का जो स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये तो शुरुआत तो शुरू से, तो ऐसे क्या लक्षण है जो लोग स्टार्टिंग में समझ जाएं कि ऐसा कुछ हो रहा है? एक आम आदमी जो रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा रहा है, उसे भी लगे कि हाँ कहीं ना कहीं मैं ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ कि कैंसर के करीब जा रहा हूँ। इसके लिए जरूरी है पहले समझना कैंसर है क्या। जी जी बिल्कुल। मॉडर्न मेडिसिन की परिभाषा से कैंसर का है एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल विद ए पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर एंड सेल्स आर बिकमिंग इमॉर्टल, अमरन, मरने की क्षमता खत्म हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड है, इसको साधारण आप समझें। शरीर की अपनी कोशिकाओं का असामान्य बेतरतीब बढ़ोतरी होने लगे और ये क्षमता अमरणशील और एक जगह से दूसरी जगह जाने की पाले, उसी को कैंसर कहते हैं। और समझिए, दिल्ली की आबादी मान लीजिए 300 करोड़ है, 3 करोड़ है। 3 करोड़ लोग साथ रह रहे हों, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हों, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी हमारी बॉडी है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। सब एक दूसरे से मिलके अच्छे से रह रही, नॉर्मल स्वास्थ्य चल रहा है, इंसान नॉर्मल है। अब यही हमारे बीच के कुछ लोग आतंकवादी बन जाएं और एक दूसरे को मारने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाएं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएं, जिसको कैंसर में मेटास्टेसिस कहते हैं। यही कैंसर है। उपमा के तौर पे अब समझिए कि आतंकवादी बने क्यों, मतलब हमारी कोशिकाएं हम ही से विद्रोह क्यों करने लगी। अगर प्रताड़ना ज़्यादा हो, किसी को बार बार प्रताड़ित करेंगे तो एक दिन विद्रोह आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रताड़ना आधारहीन हो, बेसलेस हो, मतलब जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, ये हो, और सतत हो, लगातार हो, बहुत समय तक चलता रहे, इस प्रताड़ना से ही कैंसर बनेगा। अब ये क्या हो सकता है? कोशिकाएं अंदर है, बाहर से आप प्रताड़ना दे सकते हैं। आपकी जीवन शैली खराब हो, जिसमें लत की जो आदत है सभी लोग जानते हैं, किसी भी तंबाकू का उत्पाद है, अल्कोहल है, लेकिन सभी लोगों का ये सवाल है कि मुझे, मेरे घर वालों को कैंसर नहीं हुआ, इनको तो ये तंबाकू और शराब की लत नहीं थी। जीवन शैली। सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है, सिर्फ 5 से 15%। अच्छा। ये जेनेटिक नहीं होता है। 85% कैंसर आपके इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण में है। अब उस वातावरण में सबसे इंपॉर्टेंट 30 से 35% जो कैंसर कारण आपका डाइट, जो हम खाना खाते हैं, खाने से मतलब है खाना पीना, जो भी हम मुंह से अंदर उतार रहे हैं अपने जीवन में। उसके बाद बाकी चीजें आती है, मोटापा, व्यसन, इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन, ओजोन लेयर डैमेज, ऐसी कई चीजें आ जाती है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि खाना, लोग क्या इतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खाने को समझ के खा रहे हैं? जो भी मिला खा रहे हैं। बिल्कुल। खाने में फास्ट फूड कल्चर क्यों आया? मतलब जिस इंसान के पास 24 घंटे में अपने खाने के लिए समय नहीं हो, इसलिए तो जल्दी का कल्चर आया। जी। तो इंसान किस स्वास्थ्य की बात करेगा? तो ये तो ग्रॉस बातें हो गई। अब इसी में से एक एक चीज को उठाएं, और जब आज आधुनिक मानव जो आज हम लोग हैं, इनके जीवन का आकलन सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक जाके करें, तो आपको यह आश्चर्य होगा कि इतने कम लोगों को कैंसर हो रहा है। कैंसर तो जो जीवन शैली आज इंसान जी रहा है सभी को हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम बॉडी के अंदर है। आप समझ लीजिए, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, कोई एबनॉर्मल सेल्स आया, उसको देखा, ठीक किया, अगर ठीक नहीं हो रही कोशिकाएं तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब मार दिया। यही डिफेंस सिस्टम जब कमजोर हुआ और प्रताड़ना बढ़ी, कैंसर अपना रूप ले लिया। तो ये आम पब्लिक कैसे समझे कि मतलब कि किसके डिफेंस सिस्टम जो है काम कर रही है और किसके नहीं कर रही है, प्रताड़ित हो रही है? बिल्कुल। अब उसी पे मैं आ रहा हूँ। परिभाषा समझ गए, कैसे कैंसर होता है ये समझ गया। अब इंसान सोच रहा होगा कि लैब रिपोर्ट में तो बहुत देर से आता है। जी। सारी बीमारियां ऐसी होती है। पहले जो इंसान की समस्या है मॉलिक्यूलर हेल्थ, मतलब हर सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो अनहेल्दी हो जाए, जो किसी लैब टेस्ट में नहीं आएगा। उसके बाद है असामान्य लक्षण। बॉडी गिव्स सिग्नल। हर इंसान को एक सिग्नल मिलता है कि मेरी तबीयत खराब है, या
जो दिनचर्या मेरी होती थी, जैसे मैं जीता था, रहता था, ये कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि गड़बड़ हो रही है। उस समय भी हो सकता है लैब रिपोर्ट नहीं आए, और तब आता है लेबोरेटरी रिपोर्ट गड़बड़ी, और फिर बीमारियों का नाम। अब मोलिकुलर हेल्थ को ऐसे समझें, हर दिन हर इंसान के अंदर कैंसर की कोशिकाएं बन रही हैं, हर दिन हर इंसान के अंदर। कितनी बड़ी बात है। हम सब के अंदर अभी बैठे हैं, कोशिकाएं बन रही हैं। ये हमारा पेट्रोलिंग सिस्टम, डिफेंस सिस्टम उसको करेक्ट कर रहा है या किल कर रहा है। और 6 बार एक रिसर्च शोध में पाया गया कि पूरे जीवन काल में 6 बार इंसान को फुल फ्लेजेड कैंसर बनता है। फुल फ्लेजेड, जो बॉडी करेक्ट करके कैंसर को रेमिशन में डाल देती है, मतलब ठीक कर देती है। अच्छा। तो मतलब ये भी सही है कि नेचुरल तरीके से कैंसर ठीक हुआ, लेकिन उस समय साइज इतना छोटा रहा था कि न डिटेक्ट हुआ, न किसी के इलाज की जरूरत पड़ी। इसके बहुत सारे रिसर्च हुए जिसमें देखा गया, कई बुजुर्ग जिनका देहांत हुआ, कभी कोई बीमारी नहीं थी, चेक किया गया, ऑटोप्सी जैसे बाहर के कंट्री में पोस्टमार्टम, मतलब मरने के बाद कई केसेस में पोस्टमार्टम करते हैं, तो पाया गया कि उनके शरीर में ऑलरेडी कैंसर था, बहुत छोटा था, तकलीफ नहीं दे रहा था, बड़ा हुआ था। तो असामान्य लक्षण। अब आपने जो पूछा कि कैसे समझे इंसान, आपके दिनचर्या में कुछ भी असामान्य होने लगे इन दिनों, डॉक्टर से आपने सलाह किया, इलाज लिया, और 3 हफ्ते बाद भी एक असामान्य लक्षण बना रहे या दोबारा आ जाए, तो एक बार कैंसर की जांच कराएं। अब क्या हो सकता है असामान्य लक्षण? महिलाओं में खासकर स्तन में कोई गठान हो जाए, 3 हफ्ते के अंदर है, स्पेशली दर्द नहीं होता है। लोग समझते हैं कैंसर में दर्द होगा, दर्द नहीं होता है। एब्नॉर्मल ब्लीडिंग, मंथली साइकिल थी, ब्लीडिंग महीने में हो रही थी, अब बीच में हो जाती है, संबंध बनाने समय हो जाती है, लंबी ब्लीडिंग होती है, या पुरुषों में पेशाब में खून आ जाए, मल के रास्ते खून आ जाए, ये कहीं भी घाव या छाला हो जाना, जो तंबाकू का सेवन करते हैं, मुंह में छाला हो रहा है, आमतौर पे कहते हैं पान खा रहे थे, चूने से कट गया, दांत हिलने लगे, आवाज में बदलाव, लंबी खांसी जो ठीक नहीं हो रही है, वजन कम होना, डिस्पेप्सिया, खास करके बिहार में आप देखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, गैस की तकलीफ करके लोग आते हैं और इग्नोर करते हैं। डॉक्टर भी गैस मतलब एसिडिटी कम करने की दवा देते हैं, दोबारा फिर हो जाती है, लोग समझते हैं सामान्य जीवन है, ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है। एसिडिटी की समस्या भी 3 हफ्ते से बरकरार रह रही हो, आपको दवा लेनी पड़ रही हो, आप जांच करा लें। गॉल ब्लैडर कैंसर मतलब पित्त की थैली का कैंसर गंगा बेल्ट में कॉमन है, ऐसे ही लेकर प्रेजेंट करता है। डिस्पेप्सिया, ओवेरियन कैंसर, महिलाओं में जो अंडकोश है उसका स्टेज 1 स्टेज 2 डिस्पेप्सिया लेकर प्रेजेंट करता है। स्टमक का कैंसर, खाने की थैली जो होती है, डिस्पेप्सिया लेकर प्रेजेंट करता है। और जब आप इग्नोर कर देते हैं, एडवांस होता है, तब बाकी के लक्षण आते हैं। तो हर व्यक्ति को जागरूक होना है, दिनचर्या में असामान्य लक्षण होने लगे, और हर वो डॉक्टर जो कैंसर का डॉक्टर नहीं है उसको इतना जागरूक होना है कि अगर कोई मरीज आपके पास कोई खास तकलीफ लेके आ रहा है, आप अपने नॉलेज पे बेस्ड इलाज दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मरीज ठीक नहीं हो रहा है, रिजल्ट वैसा नहीं हो रहा है जैसा आपको लगना होना चाहिए था, आप एक बार कैंसर की जांच करा लें। बस इतनी जागरूकता की जरूरत है। तो पहली जागरूकता कैंसर की रोकथाम, मतलब प्रिवेंशन, मतलब बीमारी हो ही ना, और दूसरा हो तो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए, इतनी जागरूकता की जरूरत है। बहुत जरूरी है। तो अच्छा, जैसे आपने कहा कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब है फैक्टर्स, तो कई लोग आजकल कहते हैं कि चाय, तो क्या ये चाय भी कैंसर का कारक है? चाय, अगर भारत में जो चाय पी जा रही है, आप कहेंगे क्या ये सही है, तो मैं कहूंगा जहर है। जहर है। अब समझ लीजिए बातों को। इस पे प्ली आता है, लोग बताते हैं इतने 100 साल से हमारे पूर्वज पीते आ रहे थे, कोई पीते नहीं आ रहे थे। जब ब्रिटिश राज यहाँ पे आया, भारत में अलग कल्चर था, चाय यहाँ से बाहर भेजते थे, वो ब्रिटेन भेजते थे। जब चाय का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो उन्होंने सोचा कि यही तो हमारा मार्केट है, इनको आदत लगाओ। अच्छा। आप बहुत कम जगह देखेंगे दूध वाली चाय का कॉन्सेप्ट, स्पेशली चीनी मिला के। हमारे यहाँ तो यही एग्जैक्टली ये चाय आपके लिए डेंजरस है। जबकि एग्जैक्ट सिर्फ चाय की बात करें, टी लीव्स, तो आपके लिए फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट है उसमें। सिर्फ ब्लैक टी, अगर ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, उसमें शुगर और मिल्क ऐड ना करें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन हाँ, जुमले में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कब पीनी है चाय, कैसे पीनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जुमले में तो कहा जाता है वक्त बे वक्त, हर वक्त इस कम वक्त चाय का वक्त है।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भारत की परंपरा में आ गया कि जब कुछ न समझ में आए चाय पी लो, चाय पी लो, जबकि चाय ऐसे नहीं पीनी। टेंशन हो तो चाय पी लो, कुछ काम नहीं हो रहा तो चाय पी लो, बिल्कुल काम करना है तो चाय पी लो। बिल्कुल। तो चाय जो भारत के सिस्टम से पी रहे हैं उसको बंद कर लें, चाय पिए, दूध और चीनी हटा दें चाय से, या ग्रीन टी लें। जी, चाय पे तो चर्चे भी हमारे यहाँ हो रहे हैं आजकल। चाय पे चर्चे से लोग प्रधानमंत्री बने हैं, जी जी, और चाय पे चर्चे उनके फॉलोअर इलेक्शन जीत रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तभी मैंने नब्ज अपने बहुत। चैनल का नाम टी टॉक विद एसपी रखा अच्छा, है। टी टॉक रखा है, तो ये जो आप भी पॉलिटिशियन हो सकती हैं, टी टॉक नाम रखा है आपने, दूरदर्शिता दिखाई है इसमें। तो ये क्योंकि हमारे जीन में इनग्रेन हो चुका, चाय मीन्स क्लोज टू द हार्ट। जी जी, तो इस पे जो भी बातें होंगी चाय पे वो चर्चित होंगी। अच्छा, ये वो आपने अच्छी बात कही कि चर्चित होंगी, लेकिन साथ साथ डरा भी दिया कि चाय पीने वाले सावधान हो जाए। अब एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि जो आपने बताया ये कैंसर, एक दो तो आपने एग्जाम्पल बताया ब्रेस्ट का, तो मतलब कुल कितने तरह के कैंसर होते हैं? आपने बोला शरीर में कोशिकाएं हर दिन बन रही है। अब मुझे लग रहा है कभी मेरे अंदर भी कितनी कोशिकाएं पता नहीं कैंसर की बन गई होंगी। अब मेरा इम्यून सिस्टम अभी फाइट कर पा रहा है कि नहीं, तो ऐसे कितने तरह के कैंसर होते हैं कुल? पहला संदेश तो आपके दर्शकों को मैं ये दे दूं, इस प्रोग्राम को देखने के बाद डरना नहीं है, डर को निकाल देना है। जी जी, अगर उस लेवल पे डरने, जैसे आपने अभी सोचा कि मेरे अंदर भी कैंसर बन रहा होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल। इसको मेडिकल में हम लोग कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अच्छा, बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का डर आपके अंदर बैठ गया, इतना बैठ गया है कि बार बार डॉक्टर को दिखाते हैं, बार बार जांच कराते हैं। तो ये हाइपोकॉन्ड्रियक सिंड्रोम है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो कहते हैं, इस लेवल पे नहीं जाना है। जागरूक क्या होना है, जब मैंने बताया हर दिन कोशिकाएं बन रही है। दूसरा, डिफेंस सिस्टम क्या तराजू में तोल सकते हैं, लैब में बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं। तो क्यों मैंने कहा स्व स्थिति इति स्वास्थ्य। अगर आप सम अवस्था में चीज़ों को रखेंगे तो आप स्वस्थ हैं, तो ऑब्वियसली बीमारी नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन हमारा कहता है, जो हेल्थ का डेफिनेशन है, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हेल्थ है। आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति विधीयते। सारी क्रिया धातु मल, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो और सबकी सम अवस्था हो, तो यही स्वास्थ्य है। अब सम अवस्था को कैसे समझेंगे? कोविड के टाइम आपने सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ा लो। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी डेथ कोविड में हुई, या तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से या इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से। अच्छा, ज्यादा होने से भी? साइटोकॉर्म स्टोन सिंड्रोम जो होता था, हाइपर इम्यून रिएक्शन के कारण होता था। जितने लोगों को मैंने उस समय अवेयर किया था, यही अवेयर किया था, अपने डिफेंस सिस्टम को सम अवस्था में रखो, मतलब बैलेंस रखो। अगर आपका डिफेंस सिस्टम बैलेंस है तो स्ट्रांग पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है, कैंसर कोशिकाएं बनेगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपका सवाल था कि कहाँ कितने तरह कैंसर हो सकता है। जब मैंने कहा जीवित कोशिकाओं में कैंसर बन सकता है, 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे बॉडी में, कई अंग हैं, तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि प्रैक्टिकली हर अंग में कैंसर हो सकता है। ओह माय गॉड। एक्सेप्ट टेक्निकली हार्ट में कैंसर नहीं होता है। अच्छा, हार्ट में नहीं होता। दिल या तो मोहब्बत करेगा अच्छा, या अटैक होगा, ठीक। आज जिसका मोहब्बत भी ना करे, अटैक भी ना हो, फिर इसको क्या होने वाला है? स्वस्थ, मतलब बीमार होगा तो यही करेगा, मोहब्बत कर लेगा या अटैक हो जाएगा। नहीं, मोहब्बत भी ना हो, अटैक भी ना हो रहा हो। तो स्वस्थ हृदय की निशानी है वो। अच्छा, तो अब इसमें आप समझेंगे कि दिल 24 घंटे चल रहा है, तो मेटाफोरिकली उपमा के तहत समझ लें कि अगर आपकी कोशिकाएं, आपका अंग या आप एक्टिविटी में हैं तो कैंसर से बचेंगे। अच्छा, सिर्फ एट्रियल मिक्सोमा एक ट्यूमर है, हार्ट में होता है, वो बचपन में एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उसके कारण होता है। प्रॉपर फ्रैंक कैंसर जैसी चीज हार्ट में नहीं है। अदरवाइज बाल की कोशिकाओं में, जहाँ हेयर फॉलिकल्स है, नाखून में, मुंह में, गले में, ग्लैंड्स में, इसोफेगस मतलब फूड पाइप में, स्टमक खाने की थैली में, फेफड़े में, स्तन में, बच्चेदानी के मुंह में, बच्चेदानी के अंदर, आप सोचिए कहीं भी वहाँ कैंसर हो सकता है, ठीक। अगर आपने सिस्टम गड़बड़ किया और प्रताड़ना बढ़ी, तो जिस अंग का सिस्टम खराब हुआ या जिस अंग की प्रताड़ना बढ़ी उसमें कैंसर हो जाएगा। अच्छा, बालों में भी हो जाएगा? बाल की जड़ों में, नाखून के रूट्स में, मेलानोमा। ओके, काफी डेंजरस चीजें हैं नाखून। अब लोग अपने नाखून और बाल भी देखेंगे रोज रोज। हाँ, नहीं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो जाएगा। आप अगर स्वस्थ हैं तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर के लिए मैं हर समय कहता हूँ, कैंसर बाजार में बिकता है और हर रोज हम खरीद के लाते हैं।
अच्छा कैंसर कोई ऐसा मेहमान नहीं है बिना बुलाए आता है। अच्छा कैंसर हर समय आपके बार बार बुलाने से आएगा, और वो बार बार इतना बुलाना होगा, शायद भगवान को भी अब उतना नहीं बुलाती जितना बुलाना पड़ेगा। मतलब जीवन शैली को खराब करना, अपने सिस्टम को प्रताड़ित करना, और थर्ड अपने आप को इग्नोर करना, निगलेक्ट करना। लक्षण आ रहे थे, आपने इग्नोर कर दिया, कभी उस पर अवेयर नहीं रहे, जागरूक नहीं अच्छा, रहे। जैसे आपने कहा लक्षण आ रहे थे, आपने इससे पहले एक बात कही कि मुंह में छाले पड़ना। तो अमूमन हम देखते हैं कि कई लोगों के मुंह में कई बार छाले पड़ते हैं, बचपन में पड़ते हैं या बाद में सही हो जाता है। तो कई लोग बोलते हैं आप पानी कम पीते हो, कई लोग बोलते हैं आपके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, विटामिन सी की कमी। तो ऐसा क्या है कि जिसके मुंह में लगातार छाले पड़ रहे, अगर 5 साल 10 साल पड़ रहे हो या बाद में सही भी हो गया हो, तो क्या ये कैंसर का कुछ जो शुरुआती छाले लक्षण बार है? बार आते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। ब्यूकोसाइटिस, मतलब हमारे मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन है, स्किन जैसी चीज गुलाबी, उसको कहते हैं म्यूकोसा। उसमें सूजन आ जाए, जख्म बन जाए, एप्थस अल्सर, अच्छा। दांत का ट्रीटमेंट ना हो ठीक से, मतलब दांत गंदे हों, दांत नुकीले हों, पहने हों, इस तरह के कारण, या पेट की गड़बड़ी, इसके कारण अलग अलग तरह के छाले बनते हैं। जो मोस्ट कॉमन छाला है मुंह का, वो है एप्थस अल्सर। मतलब पेनफुल होगा, अपने आप आएगा, इलाज लें ना लें 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो बार बार छाले आ रहे हैं, कैंसर का छाला नहीं होगा। अच्छा, ये कैंसर के कैंसर का छाला जब भी आएगा पेनलेस आएगा। पहले रंग बदलेगा, मतलब सफ़ेद या लाल धब्बा बनेगा, बाद में जख्म बनेगा, दांत में अगर हो पकड़ लिया हो दांत हिलने लगेंगे, ब्लीडिंग होगी, और किसी भी इलाज से ठीक नहीं होगा। अच्छा। इसीलिए मैंने 3 हफ्ते की बात कही कि अगर कोई चीज़ आ रही है, उदाहरण के तौर पे छाले ही आ रहे हैं, और ये छाला ठीक नहीं हो रहा, आपने इलाज करा लिया, मुंह के छाले के लिए एंटीबायोटिक ले ली, डेंटिस्ट को दिखा लिया, उन्होंने स्टेरॉइड दे दिया, विटामिन दे दिया, लेकिन ये छाला बरकरार है, बेहतर उसकी बायोप्सी कराएं, इग्नोर ना करें। आपको इतना जागरूक होना है। तो जैसे आप बोले जागरूक होना है, तो इस पे भी है कि जागरूक होने के लिए, मतलब अभी जो हम लोग नॉर्मल कैंसर के बारे में पढ़ते हैं आर्टिकल, क्या हमारे इंडिया में जो जागरूकता है कैंसर को लेके, क्या सफिशिएंट है या और अधिक होना है? और होना है तो और इसमें क्या किया जा सकता है कि लोग कैंसर के बारे में जागरूक हो सके? भारत में कैंसर की जागरूकता नहीं है। यहाँ तक कि आम व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टरों में भी, जो कैंसर के डॉक्टर हैं, उनको कैंसर के बारे में जानकारी बहुत कम है। अच्छा। इसके लिए सिस्टम हमारा फॉल्टी है। जो मेडिकल की पढ़ाई की जाती है, जी। कैंसर के लक्षण जब पढ़ाए जाते हैं MBBS में, वेट लॉस, पेन, फीवर, ये स्टेज 4 कैंसर का लक्षण है। कभी ये पढ़ाई नहीं किया प्री कैंसर क्या है, अर्ली कैंसर कैसे डिटेक्ट करोगे, जागरूकता नहीं है। दूसरी जो वजह है, जो मुझे लगती है जागरूकता इसलिए नहीं है कि जो पॉलिटिशियंस हमारे जीत के जा रहे हैं, उनके जो हैंड इन ग्लव्स वाले हैं, वो फार्मा लॉबी है, टोबैको लॉबी है, एंड फूड इंडस्ट्री है। जी। अगर आप जागरूक कर देंगे तो पहला प्रहार किस पे करेंगे? टोबैको लॉबी पे, बिल्कुल। फूड इंडस्ट्री पे, और फार्मा लॉबी पे। और ये सबसे तो बड़ी इस revenue का नेक्सस को source ऐसे है। समझिए कि बाजार में कैंसर बेचा जा रहा है, एडवर्टीजमेंट से पब्लिक को बुलाया जा रहा है, तो फूड इंडस्ट्री चल रही है, टोबैको इंडस्ट्री चल रही है। अब एक तंबाकू का प्रचार 3 जो नचनिए हैं वो करते हैं। जी, बिल्कुल। आप बताइए कि उसने पैसे कमा लिया, हमारी जनता ने उनको देखा, सराहा, अच्छे कलाकार थे, जी। उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार ना करो। बिल्कुल। ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा था। उसके बाद इसके टॉप पे कौन बैठा है? जब बीमार होंगे तो सरकारी व्यवस्थाएं तो लचर हालत में वेंटिलेटर पे है। बिल्कुल। आम आदमी तो जा ही नहीं पाए, दिखाई नहीं पाते हैं। आंकड़ा ये कहता है, कैंसर की बात कर लें तो भारत में जितने कैंसर केसेज हो रहे हैं उसको टैकल करने के लिए सिर्फ 23% सरकारी व्यवस्था उपलब्ध है। जी। तो मतलब बाकी के 77% सरकारी व्यवस्था इलाज की व्यवस्था प्राइवेट में है। प्राइवेट इंडस्ट्री कौन चला रहा है? कोई डॉक्टर तो चला नहीं रहा है। जी, बिल्कुल। एक्सेप्ट फ्यू। वो जो इंडस्ट्री है वो फंड करती है नेताओं को। फार्मा लॉबी वो क्यों चाहेगा कि बीमारी कम हो? बिल्कुल। इसलिए इस जागरूकता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। कैंसर की जागरूकता में खर्च कम है तो बिजनेस नहीं है। लेकिन जरूरत क्या है? जागरूकता। आज भी स्वतंत्र भारत में आज तक GDP का सिर्फ 1.9% हेल्थ बजट में आया है। जी। आप सोचिए, जिस बेतरतीब बेलगाम कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज बढ़ रहा है, इंडिया का लचर हालत में स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या वेंटिलेटर पे नहीं चली जाएगी?
बिल्कुल, मुझे लगता है कब मैंने कई सारे पोस्ट में लगातार पढ़ती हूँ, देखती हूँ अच्छे खासे परिवार का आदमी का जमीन बिक जाते हैं, वो पैसे मांगने पे बेबस हो जाता है कैंसर के इलाज पे। आंकड़ा कहता है कि हर साल इलाज के कारण कितनी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल हो रही है, आंकड़े में है, जी, सरकार को पता है। अंदाजा कर लीजिए आप कि यूनाइटेड स्टेट यूएस का जीडीपी हमसे कितना गुना ज़्यादा है, उसका 17.8% उनका हेल्थ बजट है, और फिर भी अमेरिका का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। बिल्कुल एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। जी, जी, जी। तो अगर अमेरिका का हेल्थ सिस्टम इतना बजट होने के बाद कोलैप्स हो सकता है, तो भारत के पास तो इतना बजट नहीं है। तो हमारे लिए ये जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है हमारी। अदरवाइज हमारे पास इतने न डॉक्टर होंगे, न अस्पताल होगा कि हम इलाज करा सकें अपने लोगों को। बीमारियों की रोकथाम करें, यही हमारी जरूरत बनेगी। जी, जी। इलाज से ज़्यादा जागरूकता की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बिल्कुल। जो कि इंडिया में आप 1% भी नहीं है आपके हिसाब से। एक चीज़ और है कि जब कैंसर के इलाज के हैं, मतलब हम लोग लेमैन, हम लोग ये तभी समझ पाते हैं कि सामने वाला बंदा कैंसर है, कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब क्या ये तो बहुत दर्द, मैंने कई पेशेंट को जाके देखा है, ये मुझे लगता है कि बहुत झेलने वाला रहता है, उसके दर्द से जिससे वो गुजर रहा है, शायद मैं उसको दूर से ही वो महसूस कर पा रही, तो उसको कितना दर्द होता होगा। तो क्या कोई और सिस्टम है जो इस, या कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जो इसकी जगह आ सके? देखिए, ये कैंसर मीन्स कीमोथेरेपी, ये सिर्फ इसलिए हो गया कि कीमोथेरेपी के बाद बाल उड़ जाते हैं, शरीर दुबला पड़ जाता है, तो लोगों को पता चल जाता है। कैंसर के इलाज की 3 विधाएं हैं मॉडर्न मेडिसिन में। ऑपरेशन, अगर अर्ली स्टेज कैंसर है, क्यूरेबल कैंसर है, तो ऑपरेशन होगा। अच्छा। कीमोथेरेपी जो नग्न सूक्ष्म कैंसर की कोशिकाएं घूम रही है उसके लिए दी जाती है। और एक है रेडियोथेरेपी, जिसमें एक रेज कह सकते हैं, जैसे एक्स रेज या लाइट रेज होती है, उस तरह की एक रेज होती है, उसको दिया जाता है, जिसको रेडियोथेरेपी कहते हैं, कैंसर को मारने के लिए। कभी भी कैंसर के इलाज कोई ये नहीं कह सकता है कि सर्जरी बेस्ट है, कीमोथेरेपी बेस्ट है, रेडियोथेरेपी बेस्ट है। अच्छा। एक जो एथिकल क्रेडिबल ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब कैंसर का एक्सपर्ट होगा, वो मरीज के लिए पेशेंट सेंट्रिक होकर डिसाइड करेगा कि इस मरीज का पहले ऑपरेशन होना चाहिए, या कीमो लगना चाहिए, रेडिएशन लगना चाहिए, ऑपरेशन के बाद क्या होना चाहिए, सारी प्लानिंग, मतलब पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट प्लानिंग। अफसोस बस कई जगह डॉक्टर सेंट्रिक या हॉस्पिटल सेंट्रिक ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है कि अस्पताल को या डॉक्टरों को कैसे मुनाफा होगा, मरीज का क्या होगा इससे मतलब नहीं है। तो आपने पूछा क्या दूसरी व्यवस्था है, 3 तो ब्रॉड हो गया। उसमें कीमोथेरेपी में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जीन थेरेपी पे बहुत रिसर्च चल रहा है। सर्जरी में बहुत सारी टेक्निक चेंज हुई, रोबोटिक सर्जरी आई है, इम्यूनो गाइडेड सर्जरी आई है, रेडिएशन में ऐसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ। एडवांसमेंट का 2 ही पर्पस होता है कि बीमारी पे इलाज कैसे बेहतर हो जाए और दोबारा ना हो, और इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हो जाए, 2 ही उद्देश्य को लेके। लेकिन अगर कहिएगा कि आदर्श स्थिति क्या हो सकती है कैंसर के इलाज की, तो आदर्श स्थिति सिर्फ सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी नहीं होगी। भारत में 6 विधाएं हैं इलाज के लिए। मॉडर्न मेडिसिन, जिसका मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, योगा, नेचुरोपैथ एंड सिद्धा। आप इन 6 सिस्टम को होलिस्टिकली एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। अच्छा। कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारी के जब लोग आते हैं तो हर डॉक्टर उनको कलेक्टिवली इवैल्यूएट करे, प्लान करे। जी, जी, जी। उदाहरण के तौर पे कैंसर हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट अटैक, तो पहले जो मेन ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन कहता है इसको भी चालू करना है, साथ में जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करें, आयुर्वेद से कहाँ सहारा लें। अब कुछ लोग समझते हैं आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर इसको क्लेम नहीं कर रहा है। हाँ, जैसे कुछ, अब नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने चैनल पे आके बोला कि इस तरीके से मेरा कैंसर सही हो गया कुछ। ये इनके बोरोड एजेंट होते हैं। इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो तस्कर हैं, जिसमें भगवाधारी व्यापारी भी है। नए नए लोग ऐसे आ रहे हैं जो क्वालिफाइड आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन पोर्ट्रे करते हैं आपको आयुर्वेदाचार्य लिख के। अच्छा। जितने क्वालिफाइड वैद्य हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं, अलग अलग चर्चाएं हम लोग करते रहते हैं। पूरी तरह कैंसर को ठीक करने के लिए न मॉडर्न मेडिसिन सफिशिएंट है, आयुर्वेद तो और भी कम सफिशिएंट है, होम्योपैथ उससे भी कम सफिशिएंट है, लेकिन हर विधा में कुछ न कुछ अच्छाई है। उन अच्छाइयों को अगर उठा के एक प्लेटफॉर्म पे हम रख दें, कैंसर का क्योर रेट इंप्रूव हो जाएगा, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम हो जाएगा, रिलैप्स कम हो जाएगा, मतलब कभी भी कैंसर पनपेगा नहीं, दोबारा नहीं आएगा।
इसके लिए हमें होलिस्टिकली प्लान करना है, तब जाके कैंसर की सही प्लानिंग होगी। सारी विधाएं जब एक प्लेटफॉर्म पे स्वार्थ से परे हटके हैं तभी ये संभव हो सकता है। बिल्कुल। नहीं तो ये कैंसर इसी तरह से एक लोगों को डराते रहेगा। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, हिंदुस्तान के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैंसर हो गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही पॉइंट वाली बात कही बिल्कुल। कि मुझे लगता है स्वास्थ्य ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाओं को कैंसर हो चुका है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, जो 3 मौलिक जरूरत है हमारी, ये तीनों पैरालाइज है इंडिया में। जी जी। और मैं कहता हूं कि मैं उस दिन अपने आप को सफल चिकित्सक मानूंगा जब भारत में मेरे जैसे डॉक्टरों की जरूरत कम होने लगे, मतलब वेलनेस बढ़ने लगे। और वो देश मेरी नज़र में विफल है जहां कचहरी और प्राइवेट अस्पताल, पुलिस चौकी, ये तीनों बढ़ने लगे तो देश विफल है। तो इंडिया में तो देखते हैं कि अब प्राइवेट अस्पताल लगातार ही बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब बीमार आपके यहाँ बढ़ रहे हैं, कचहरी मतलब डिस्प्यूट बढ़ रहा है, सिविल सेंस, सिविक सेंस जिसको कहते हैं, एक दूसरे प्रति रेस्पेक्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस चौकी, रोज आप लड़ रहे हैं। जी जी जी। बड़ी सिंपल बात है। अच्छा, आप इतने साल से क्या देख रहे हैं, डायरेक्टर धर्मशिला के भी रहे हैं। धर्मशिला में लोग कैंसर का मतलब लोग वही चाहते हैं कि धर्मशिला में सबसे पहले जो रिफर कहते हैं कि किस तरह से धर्मशिला में कोई अच्छे डॉक्टर देख ले। मैक्स के आप डायरेक्टर, मैक्स अपने आप में एक ब्रांड है, प्राइवेट अस्पतालों में मैक्स की धूम मची हुई है। तो मतलब आपके पास कोई ऐसा केस आया जो आपको लगा है कि बहुत चुनौतीपूर्ण केस है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया है, उसके इमोशंस को, उसके फैमिली, उसके जो जुड़े लोग आते हैं उन चीज़ों को? उसको करने से पहले चर्चा करते हुए, क्योंकि आपने अस्पताल का नाम भी ले लिया, मैं कई सालों से उस अस्पताल से अटैच था। हॉस्पिटल जस्ट ए बिल्डिंग, उसमें बैठा हुआ डॉक्टर उस हेल्थ केयर की आत्मा है। जी जी। अगर आत्मा निकल गई तो बिल्डिंग डेड है। डेड है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मरीजों को हर समय कहता हूं, नेवर लुक एट द हॉस्पिटल, लुक एट द डॉक्टर। बिल्डिंग नेवर क्योर्स योर पेशेंट, इट इज द डॉक्टर सिटिंग इनसाइड द बिल्डिंग हु कैन क्योर योर पेशेंट, एंड दैट मस्ट बी ABCDE of a good doctor: accessible, affordable, B, balanced in personality, C, clinically equipped and qualified, D, dedicated to the branch, and egoless, कैंसर में खास करके। जब ये डॉक्टर निकल गया तो उस बिल्डिंग में आप सिनेमा हॉल बना दें, रेस्टोरेंट बना दें, मार्केटिंग मॉल खोल दें, सेम है। जी जी बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा, कैंसर एक ऐसी विधा है जिसमें हर रोज कैंसर का डेडिकेटेड डॉक्टर एक शमशान वैराग्य से गुजरता है। हर व्यक्ति कैंसर के डॉक्टर के पास रोते हुए एक उम्मीद के साथ आता है। शायद उतनी उम्मीद, उतनी आस्था से मंदिर नहीं जाते होंगे लोग जितनी आस्था से लोग डॉक्टर के पास आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोचिए कि अगर आप किसी को उठा के चाकू मार दें तो आप पे दफा लग जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, लेकिन एक डॉक्टर के पास मरीज आके पैसे दे के कह रहा है मेरे ऊपर चाकू चलाओ लेकिन मुझे ठीक कर दो। इससे बड़ा रिश्ता डॉक्टर मरीज का कहाँ देखने को मिल सकता है जो में। लेकिन अफसोस बस हमारे बीच के कुछ डॉक्टर जो व्यवसायी होते जा रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है किस विधा के तुम्हें जानकारी देके उतारा गया समाज में। जी जी। और डॉक्टर कोई ऐसा बता दे जो खाने के बिना, गाड़ी के बिना, गरीबी में मर रहा हो। जी। कोई दूसरा डॉक्टर बता दे जो अदानी अंबानी बन चुका हो। तो डॉक्टरों को रियलाइज करना चाहिए कि तुम सुपर बॉस तो बन नहीं पाओगे इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में, एट द सेम टाइम भूखे मरोगे नहीं। जी जी। तो वही काम करो जो इंसान को जरूरत, मतलब मानव सभ्यता की जरूरत है, मानव सेवा, ये तो करना चाहिए। जी जी। अब इसमें जो समस्या पनपी कि कॉरपोरेट हाउसेज आए हेल्थ केयर में, उसमें बैठे लाला लोग, बिजनेस प्रमोटर, उसने कहा हेल्थ केयर ऐसे चलेगा। टाई टोपी वाले CEO और मैनेजर बन गए, वो डॉक्टर को समझाने लगे ऐसे चलेगा। और डॉक्टर को बेसिकली MBBS करते करते, डॉक्टर की डिग्री करते करते, पढ़ते पढ़ते इतना कमज़ोर बना दिया जाता है कि तुम इंडिपेंडेंट थिंकिंग मत करो, डर के रहो, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जबकि हेल्थ केयर के अंदर कौन होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए, बिल्कुल डिसाइडिंग बॉडी। बिल्कुल। कुछ तो संवेदनशीलता डॉक्टर में होगी। मरीज से आंख में आंख डाल के जब बात कर रहा होगा तो उसकी दर्दों को समझेगा, उसकी पीड़ा को समझेगा, तब ये डिसीजन लेगा, पेशेंट सेंट्रिक डिसीजन लेगा। इसकी कमी आने लगी है। जी जी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि डॉक्टर के हाथ में मॉनिटरिंग पावर देना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर पेशेंट पे पड़ रहा है। कुछ लोग लाइलाज मर रहे हैं, कुछ पैसे के बिना मर रहे हैं। या तो MBA किए हुए लोग चला रहे हैं अस्पताल, या इतिहास के पन्ने पलट के जो ब्यूरोक्रेट्स IAS बने हैं
वो बना रहे हैं स्वास्थ्य नीति। जी जी ये संभव नहीं है। जी जिस तरह से आप IAS IPS बनाते हैं, IMS बनाइए, इंडियन मेडिकल सर्विसेज, बिल्कुल MBBS के बाद एग्जाम दे, उनसे पूछा जाए तुम्हें प्रशासनिक सेवा में जाना है, मेडिकल स्वास्थ्य प्रशासनिक सेवा या क्लिनिकल, जी 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 उसमें चले जाओ। जो क्लिनिकल में जाना चाह रहा है आगे डिग्री करे। और यही जो एडमिनिस्ट्रेशन में गया लड़का, यही ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बने। अब देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त होती है, कैसे विकेंद्रीकरण होता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का। इसी अवेलेबल सिस्टम में कैसे पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम, मतलब मरीज को बहुत लंबी लाइन न लगाना पड़े, उपयुक्त इलाज मिल जाए और उसको अपने घर के पास मिल जाए, विकेंद्रीकरण से ये संभव है। जी आपके जिस तरह से आपने अभी वर्तमान जो व्यवस्था है, आप एक इतने अच्छे इतने बड़े डॉक्टर होते हुए आपने जैसे इन चीज़ों की पोल खोल के रख दी। मैंने कहीं आपके बारे में पढ़ा था कि आप बचपन से धारा के विपरीत तैरने में विश्वास रखते हैं, धारा के साथ तो सब बह जाते हैं। कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि गंगा के तट पे घर था और जब गंगा पीक पे रहती थी तो मैं उल्टे धारा पे चढ़ता था। आप उसमें कह सकते थे बेवकूफ़ी थी मेरी, क्योंकि दर्शक में बच्चे भी होंगे मेरी बात सुन के करने लगे, उसमें रिस्क है। जी जी लेकिन मेरा ये मानना है कि युवा देश किसको कहेंगे, जिसमें युवा सोच के लोग हों। जी जी भारत एक बूढ़ों का देश है, यहाँ लोग बूढ़े पैदा होते हैं और बूढ़े मरते हैं। क्रांति, एस्टैब्लिश सिस्टम को चैलेंज करना युवाओं का ही काम था। बिल्कुल बिल्कुल। आप काउंट वाइज जरूर कह रहे हैं कि अभी इंडिया यंगेस्ट कंट्री है, लेकिन क्या आपके युवा या आपके भारतवासी गुलामी मानसिकता में नहीं जी रहे हैं? जी जी बिल्कुल जो कह दिया जा रहा है उसको न्यू नॉर्मल मान के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एयर पोल्यूशन बढ़ा, फूड एडल्ट्रेशन बढ़ा, ये आपका राइट था, फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के हिसाब से। विरोध करना इसका मतलब हमें स्वास्थ्य चाहिए, मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। स्वच्छ हवा चाहिए, मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। स्वच्छ पानी चाहिए, मौलिक अधिकार है। धीरे धीरे कब आपके सामने बाजारवाद ला दिया गया, पानी को बॉटल में बंद कर दिया गया, आप खरीद रहे हैं। दिन दूर नहीं है जब ऑक्सीजन के बूथ और ऑक्सीजन की बॉटल आपको खरीदना पड़े, बच्चे को स्कूल में बैग के साथ भेजना कोविड में हमने देखा कि ऑक्सीजन की भी बहुत बिक्री हुई। वो तो बीमारी में हुआ, आपको डे टू डे लाइफ में ऑक्सीजन क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप जागरूक हों, भारतवासी हमारे जागरूक हो जाएं और व्यवस्था को चैलेंज कर दें, ये तय रखिए हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं बहुत होशियार होते हैं। जो हम मांगें वो देंगे। जिस दिन स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता बनी वो देंगे। आपने मंदिर मांगा, दिया। 370 मांगा, दिया। आप मांगिए। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि इनकी जरूरत ये है नहीं, इनकी जरूरत है धर्म, जाति, राज्य, इसके नाम पे लड़ाई, तो यही दो। तो माइंडसेट ऐसा बना दे रहे हैं आज के यूथ का कि उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। यूथ का माइंडसेट ये बना दिया गया कि तुम बेरोजगार रहते हो, रहो, तुम्हारे हाथ में एक स्मार्टफोन दे देंगे, डाटा सस्ता कर देंगे, इंस्टा पे रील देखते रहो। ये भारत की दुर्व्यवस्था है। जी, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। कैंसर की जानकारी के साथ साथ आपने पूरी व्यवस्था की जड़ें हिला दी। जो सच्चाई है, मुझे लगता है बहुत कम डॉक्टर ये जज्बा रखते होंगे इन चीजों को सामने लाने का। वो भी जानकारी मैंने कैंसर की दी, वो सामाजिक कैंसर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शारीरिक कैंसर की बात सभी करते हैं, सामाजिक कैंसर की बात कोई नहीं करता, सब उसे दबा जाते हैं। अंत में मैं जाते जाते क्योंकि आपसे तो आपके लिए मुझे लग रहा है कि मेरे लिए 2-3 घंटे भी मैं आपसे सवाल करूं तो बहुत कम है, क्योंकि आप जितनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को आपसे कम से कम पर डे 2-3 घंटे आपसे इंटरेक्शन होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आपने समाज की जो जड़ें हिला दी है ना, ये मुझे लगता है आज के यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शिक्षा और स्वास्थ्य से कट रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है वो कहाँ जा रहे हैं। तो जाते जाते मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कैंसर के लिए आप लोगों को जो मिथ्स हैं, जो डाउट्स हैं, जो डर है, संशय है, या जो चीज़ उन्हें लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या वो कर सकते हैं। इसको 2 पार्ट में बताता हूँ। एक, कैंसर के बारे में डर का माहौल इसलिए है कि कैंसर का इलाज महंगा है या कैंसर ठीक नहीं होता है। 2 ही कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए पहले मैं बताता हूँ कि कैंसर डिटेक्ट हो गया, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहला करना है, डोंट पैनिक, घबराए नहीं। कैंसर 1 दिन में, 1 महीने में कुछ नहीं होता है कैंसर को। तो पहला जो आपको डॉक्टर डराएगा, इसी पे डराएगा। दूसरा, बिल्कुल स्टेबल होके डिसीजन लें, डॉक्टर से मिलें। कैंसर में सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। एक जगह आपने दिखाया,
दूसरे डॉक्टर को भी दिखाएं। दूसरे को भी दिखाएं। ट्रस्ट योर डॉक्टर बहुत जरूरी है। आजकल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप खराब हो गया है। ट्रस्ट योर डॉक्टर बट डोंट डू ब्लाइंड ट्रस्ट। अगर आपको वाकई डॉक्टर वैसा मिले जैसे कृष्ण की तरह मिल गया, जो अर्जुन को कह दे अर्जुन तुम तीर चलाओ मैं तुम्हारा सारथी हूं, तो फिर उस डॉक्टर को आप अपने कैंसर से निकलने के महाभारत को अर्जुन बन के निभा लें। लेकिन कृष्ण मिले तो उस कृष्ण की पहचान हो पाए तो बिल्कुल। दूसरा आपका पार्ट था कि ऐसा क्या करें कैंसर से बचें। इन जनरल जो फॉर्मूला मैं दूंगा वो आपके जीवन शैली से संबंधित है। कैंसर ही नहीं अन्य बीमारियों से भी आपको ठीक रखेगा। इस सेगमेंट को 2 मिनट के सेगमेंट को लोग वीडियो काटें और हर दिन अपने घर में चलाएं। ये फॉर्मूला है MMS, MMMS। इसी पे आपको काम करना है। फर्स्ट एम इज मील, जो भी हम खाना खाते हैं। इस खाने के कारण ही मैक्सिमम बीमारियां हो रही हैं। तो खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पे समझना है। और खाने की महत्ता इतनी है कि कहा गया खाने के बारे में अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जब पहले भिक्षा लोग मांगने थे अन्न दिया जाता था। आज आप अन्न दे के देखिए अन्न की महत्ता। कहा गया भोज्यम भोजन शक्ति च रति शक्ति वीरांगना विभवो दान शक्ति च नाल्पस्य तप सफलम। किसी को उपयुक्त भोजन मिल जाए, भोजन पचाने की शक्ति मिल जाए, दान देने की शक्ति मिल जाए, अपने स्त्री को खुश रखने की शक्ति मिल जाए, ये किसी छोटी तपस्या का फल नहीं है। तो सुपाच्य भोजन खाएं। ईटिंग विंडो आपका 8 घंटे का हो, मतलब पहला मील सुबह 8-9 बजे लें, दूसरा मील 2-2:30 बजे ले लें, बहुत है। इस पे कई लोग सवाल करते हैं मुझसे कि रात में बिल्कुल ना खाएं। मैं कहता हूं नहीं। कहते हैं कुछ होगा तो नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं कई सालों से 2 मील खा रहा हूं और कभी कभी एक कॉन्सेप्ट है ओमैड, 1 मील अ डे। मैं एक ही मिल लेता हूं। तो अगर मैं आज तक जीवित हूं तो आपके दर्शक जो सुन रहे हैं वो भी जीवित रहेंगे, बीमारी मुक्त रहेंगे। तो जीवित के साथ बीमारी मुक्त रहें, ऐसा काम करें आप। प्लांट बेस्ड फूड खाएं, मतलब साग सब्जी इस तरह की चीजें आपके खाने में बेहतर हो। खाने में पहले फाइबर खाएं, मतलब सलाद साग सब्जी पहले खा लें, उसके बाद प्रोटीन दाल राजमा छोले जो खाते हैं। और अगर कार्ब खाना हो तो लास्ट में कॉम्प्लेक्स कार्ब, मतलब चावल जिससे पॉलिशिंग ना हो, प्योर राइस हो, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं। गेहूं खाना है, ब्लैक व्हीट खाएं, काला गेहूं आता है जिसमें फाइबर की मात्रा हो। जो आपके पैकेट में आटे आते हैं उसमें फाइबर हटा दिया गया, ऐसा खाना आपके लिए खाना नहीं है। कितना खाना है? आमतौर पे हिंदुस्तान में कल्चर है चावल ज्यादा, दाल सब्जी का बिल्कुल। आप कर दें सब्जी दाल चावल। कॉम्प्लेक्स कार्ब 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब 60 किलो का व्यक्ति 60 ग्राम कुक्ड राइस खाए, इससे ज्यादा ना खाए। आपके कल्चर में हिप्ड अप राइस रहता है प्लेट में, ओवर ईटिंग है। इतना कार्ब जब भी लेंगे डिपॉजिट होगा, ओबेसिटी कराएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कराएगा, इंसुलिन स्पाइक बढ़ेगा, फैटी लिवर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, सारी बीमारी आएगी। सनसेट के बाद खाना नहीं खाएं। अच्छा, तो कुछ फ्रूट सलाद वगैरह कुछ नहीं, कैलोरी रिलेटेड कुछ ना खाएं। ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। फ्रीक्वेंट खाना ना खाएं। खाना खा के निकले, क्रॉस कर रहे थे, 2 बिस्किट 1 चाय ले ली, ये ना करें। फ्रीक्वेंट टी, चाय ऐसे ही मैंने कहा ठीक नहीं है, दूध वाली चाय। अगर दूसरी चाय भी ले रहे हैं तो हर वक्त ना लें। ये आपको मैंने बता दिया। फर्स्ट एम मील। सेकेंड एम मूवमेंट, मतलब एक्सरसाइज। मूवमेंट एक्सरसाइज उतना ही जरूरी जितना जरूरी आपके लिए खाना है। एक्सरसाइज वही करें जिसमें फार्ब, FARB चारों चीजें हो। फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। आप अगर पूछें कौन सी एक्सरसाइज इन चारों चीजों को देगी? योगासन। लेकिन लोग योगासन टेलीविजन पे देख के करने लगते हैं, उनको मालूम नहीं है महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की पद्धति जब दी थी तो बताया था यम नियम आसन। तो पहले यम, फिर नियम, तब आसन है। डायरेक्ट आसन ना करें। तब था प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, 8 अंग पूरे हो जाएंगे आपके। इसको करें। कब करना है मूवमेंट? सुबह जरूर करें। वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है। जिम को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। योगासन करें, प्राणायाम करें। खाने के बाद 10 मिनट जरूर चलें,
क्योंकि उसमें ग्लूकोज स्पाइक होगा, जब चलेंगे आप मसल उसको कंज्यूम कर लेगी, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं आने देगा। बॉस जब ऑफिस में डांटे तब जरूर एक्सरसाइज कर लें 5 मिनट, एक्सरसाइज करें, क्योंकि बॉस जब डांटेगा तो आपका कॉर्टिसोल नॉरएड्रेनालिन सेक्रेट होगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा, इंसुलिन बढ़ाएगा, बार बार इंसुलिन का बढ़ना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, लॉन्ग टर्म में कैंसर। तो उस समय बढ़े हुए ग्लूकोज को आपने कंज्यूम कर ले, बॉस की डांट सुने, दूसरी जगह जाएं, थोड़ी जंपिंग कर लें। आप क्या करते हैं, बॉस ने डांटा, नीचे गए, चाय ली, सिगरेट ली, कैंसर के रिस्क को बढ़ा दिया। और रात में सोने से पहले बॉडी स्ट्रेचिंग जरूर करें। ये 4 समय आपका है जिसमें मूवमेंट आप करें। थर्ड एम इज माइंड स्टफ, मेंटल हेल्थ। लोग समझते हैं ब्रेन ऑर्गन है, माइंड ब्रेन द्वारा, सराउंडिंग द्वारा चीजों को एनालाइज करना, और माइंड स्टफ मतलब चित्त। चित्त आपका आपके कंट्रोल में आ जाए, ये करें। महर्षि पतंजलि से पूछा उनके शिष्यों ने, गुरुजी योग क्या है? उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। आज क्या हो रहा है हमारे साथ, चित्त की वृत्तियां पनप रही हैं, या तो हम अतीत या भविष्य में उलझे हुए हैं, वर्तमान में जीना बंद कर दिया, वर्तमान में जिए। एंड लास्ट इज एस, स्लीप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप, मतलब 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपको आए, तो 7 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। सर्कैडियन रिदम हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके डिस्टर्बेंस से कैंसर और अनेक बीमारियां होती है। इस पर नर्सेज स्टडी की गई यूनाइटेड किंगडम में, लंबे साल तक स्टडी करने पर क्लियरली पता चला, जो व्यक्ति रात में जगे रहते हैं, दिन में सोते हैं, मतलब एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम, उनको कैंसर की बीमारी ज़्यादा हुई। यानी नाइट शिफ्ट वाले को काफी खतरा है। अब कैसे लोग समझेंगे कैसे समय पे सोएं? सोने से पहले अच्छे से पाँव को धोएं, कोई भी तेल या मॉइस्चराइजर पाँव में लगाएं। बिस्तर पे कोई भी झुर्रियाँ, रिंकल्स, कुछ गंदगी ना हो, ताकि आपके बैक में कुछ भी चुभेगा, नींद आपकी डिस्टर्ब होगी। घर का वाईफाई आइडियली ऑफ हो जाए। सोने से 2 घंटे पहले आपका स्क्रीन ऑफ हो, मतलब मोबाइल पे ना लगे रहें, लैपटॉप पे ना लगे रहें। और रूम के अंदर ब्लू लाइट ना हो, ब्लू लाइट हर स्क्रीन से निकलती है या नाइट लैम्प के फॉर्म में, ये ना हो सके तो खिड़की के पर्दे हटा दें, ताकि जब सुबह सनराइज हो रहा होगा, सूर्योदय हो रहा होगा, तो सूरज की किरण आए, आपके पीनियल ग्लैंड को ब्रेन में एक्टिवेट करे, मेलाटोनिन जो रेगुलेटर है ये जगे, और आपको सनराइज के साथ जगा दे। उस समय जगने के बाद आप देखें आपके जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे बीमारियां दूर चली गई, और क्लोज टू सनसेट सो जाएं। क्लोज टू सनसेट में ऑब्वियसली 5:30-6 तो कोई सोएगा नहीं, लेकिन एज क्लोज टू सनसेट एज पॉसिबल, ऑब्वियसली प्रेफरेबली बिफोर 12 इसलिए फिर दिन बदल जाएगा, फिर तो क्लोज टू ब्रह्म मुहूर्त आप जगह रहेंगे। तो इस तरह से एक साउंड स्लीप की जरूरत है। कुछ हमारे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम तो 4 घंटे सो के काम करते हैं, और कुछ बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि इंसान को इतने घंटे काम करना चाहिए। तब आप सिर्फ गुलाम ही बना पाएंगे। जो 4 घंटे सो के काम कर रहा है, भाई तुम्हारा काम क्या 12 घंटे में 10 घंटे में खत्म नहीं? क्या करते थे 20 घंटे? बिल्कुल बिल्कुल। सो प्रॉपर्ली। और कॉकरोच तो 24 घंटे जगा रहता है। कौन से आज तक तोप मार लिया कॉकरोच ने? जी बिल्कुल। भाई इंसान हो 7 से 8 घंटे सो। स्लीपिंग एक समय है जिसमें बॉडी रिजुविनेट होती है, हमारा रिपेयर होता है बॉडी के अंदर, और नए सेल रिक्रूट होते हैं जिसमें डिफेंस सेल भी हैं, और फिर अगले दिन हम बीमारी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम 12 घंटे काम करके बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। जो काम है, मुझे भी ऐसा फील होता है कि जिसको काम सीखना है, जिसको काम करने आता है, वो उसके लिए वो 7 से 8 घंटे सफिशिएंट हैं। और आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, लेकिन अपने आप को भी ज़मीन से जुड़ा हुआ मानते हैं। और आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी कि लोग आजकल सच में गुलाम बनाने पे तुले हुए हैं कि 18 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो। तो इनका ये मैसेज हम सब के लिए है। मैं चाहूँगी हमारे अगले और भी पॉडकास्ट में आए और इनसे हम और भी इंटरेक्ट करें और आप लोग तक और भी अच्छी अच्छी जानकारी दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।